नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास 20 एमसीक्यू हैं जिनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह एमसीक्यू 12 जुलाई से 18 जुलाई 2020 के बीच का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जिनका हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहां इसका पीडीएफ उपलब्ध है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेंजिन ग्येचे टेथोग। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। 14वें दलाई लामा, जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, यह 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। इन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में 21 मई को किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया गया। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, किस देश में 2019 में अमेरिका भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5429 नए रोजगार सृजित किए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय द्वारा दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया गया। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इनप्रिंट कॉफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह नई बुक लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 में प्रकाशित हुई थी। टाइटिल द क्लाउड्स रोल बाई जो 2017 में प्रकाशित हुई थी, और कमिंग राउंड द माउंटेन जो 2019 में प्रकाशित हुई थी, के बाद आने वाली रस्किन बॉन्ड की सीरीज की यह चौथी पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड ने ए सन ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं।
जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, – 2026 युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेनेगल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डकार में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया। युवा ओलंपिक खेल अब 2026 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। सेनेगल की राजधानी है डकार और यहाँ मुद्रा चलता है पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के लिए दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ची लूपो। इस शार्ट डॉक्यूमेंट्री को अरुणाचल प्रदेश के केजांगडी थोडडोक ने बनाया। डॉक्यूमेंट्री हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम को लेकर है। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल एक संगठन है जो प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार देती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किस दिन मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस यह दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। मलाला यूसुफजई एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की है। ये आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह-लेखिका भी हैं और इनको पाकिस्तान सरकार द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2014 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, जो भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको दिया गया था संयुक्त रूप से। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली बनी थी। साथ ही मलाला को कनाडा की मानव नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने घोषणा किया है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस पर रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर धन जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारों के एक हिस्से के रूप में चाबहार जहेदान रेल लाइन के निर्माण के लिए
जरूरी सेवा मुहैया कराने वाला था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक कुमार को। भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पैरोल एथलेटिक्स सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जोशबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी वरिष्ठ पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैज अंडर 18 को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, पेरिकुलम किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। पेरिकुलम केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम जिला का एक गांव है जो हाल ही में पहला पुस्तक गांव बना है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की सीट है 141, राज्यसभा की सीट है 9 और लोकसभा की सीट है 20। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमांग अमीन को। बीसीसीआई द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। हेमांग अमीन जून 2010 में आईपीएल की संचालन टीम में शामिल हुए थे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने शुद्ध उपकरण को विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। शुद्ध का फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिस्टिंफेक्शन हेल्पर। आईआईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणु से मुक्त कर देगा। यूवी सैनिटाइजिंग उत्पादन से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के मुकेश अंबानी को अमीर व्यक्ति के सूची में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वां स्थान। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हाल ही में दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने हाल ही में इस स्थिति पर पहुंचने के लिए स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क और अल्फ़ाबेट के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया था। मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, गूगल ने अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से
भारत में कितने रुपए के निवेश की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 75,000 करोड़। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। इसमें 1 साल के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत ऋण राशि का 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में कितने डॉल्फिन बची हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 68 डॉल्फिन 68। मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सिर्फ 68 डॉल्फिन बची हैं, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से होकर गुजरती है। डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। वर्ष 2016 में चंबल में डॉल्फिन की संख्या 78 थी। चंबल नदी डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति का निवास स्थान है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2030 तक। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने हरित पहल के तहत अपनी रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय स्थापित किए हैं। रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। भारतीय रेलवे रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए पहले से ही 245 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और इसे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2022 से है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, किसको एशियाई विकास बैंक यानी ADB के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। इनका दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। लवासा अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रांत क्षेत्र के हैं
एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुगो अस्कावा और एडीबी का मुख्यालय है मांडलयुआंग, फिलीपींस। एडीबी की स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस हवाई अड्डे पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद हवाई अड्डा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित हवाई अड्डा कार पार्किंग की शुरुआत की है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।